Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पैकअप हो चुका है लास्ट क्लास के अंदर और आज हम लोग अपना एक फ्रेश चैप्टर फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से इन डिटेल में जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे रिवाइज कर लिया होगा एंड अपनी रिविजन अच्छे से करके आपने उसको अपने टिप्स पर ले आए होंगे। कोई भी डाउट होगा आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी रिवीजन को पेंडिंग नहीं करेंगे, साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 की क्विक रिवीजन आएगी, तो वो जल्द ही आएगी आप लोगों के पास। थोड़ा सा टाइम दीजिए अभी मुझे क्विक रिवीजन के मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूं एक बार, उसके बाद मैं आप लोगों को क्विक क्विक रिवीजन अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हम आप लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय करते हैं। चलिए, chapter number 2 is principles of management. Now you will say, ma'am, if we talk about management, तो मैनेजमेंट तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट नॉर्मली क्या होता है। मैनेजमेंट को ऑथर्स ने क्या बताया, लाइक हैरल्ड कूम्स ने क्या बताया। हमने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ ली, मैनेजमेंट का नेचर पढ़ लिया, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फंक्शंस भी पढ़ लिए। तो मैम मैनेजमेंट के बारे में ना तो आप कुछ भी पूछ लो, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, वी कैन टेल एनीथिंग, जो भी आप पूछोगे। तो मैनेजमेंट हमारा ऑल सेट है, क्लियर है। लेकिन मैम ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये नई चीज, ये प्रिंसिपल्स, ये हमको नहीं पता और हमें यही जानना है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए बच्चों प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो आप लोग क्या सोचेंगे। मैं एक स्टूडेंट होकर सोचती हूँ कि प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स मैम, प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत होते होंगे, शायद कोई रूल्स रेगुलेशन होते होंगे, शायद किसी के कुछ बिलीव्स होते होंगे। सो सब सिमिलर। एक देखो, एक मूवी में डायलॉग था, हमारी प्रतिष्ठा सम्मान, मुझे वो डायलॉग अच्छे से याद नहीं है, वो अमिताभ बच्चन जी का, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डायलॉग, बट उसमें उसने बोलता ना, हमारे सिद्धांत, संस्कृति, हमारे उसूल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोले ना तो व्हाट आर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस जो एक मैनेजर की हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट जब चलता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स की हेल्प करती है। क्या प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स, ठीक है, ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स की। नाउ यू विल सी मैम, ये जो गाइडलाइंस है, बिलीव्स है, सिद्धांत है, उसूल है, देखो ये किसने दिए, कितने दिए, कितने हैं ये रूल्स। अब देखो, अगर रूल्स, नॉट रूल्स एग्जैक्टली, बट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस तो कितनी सारी होती है, आईसीएसआई, एक जैसे आईसीएआई होता है, आईसीएसआई होता है, इस तरह सीबीएसई होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं और प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं। ये कुछ कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं, राइट। ये लोग क्या करते हैं, गाइडलाइंस इशू करते हैं। अब नाउ यू विल से कितनी गाइडलाइंस इशू करी है, होता है ना, सीबीएसई ने कोई गाइडलाइन इशू की तो कितनी गाइडलाइंस इशू करी। तो आप पूछोगे कितनी गाइडलाइंस है, इशू किसने करी है, इनको किसने दिया है। तो जाहिर सी बात है, देखो मैनेजमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस है तो कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे या कुछ अच्छे बहुत ज्यादा वैसे से लोग होंगे जिनको मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी नॉलेज होती होगी, कुछ बड़े लोग होते होंगे, राइट, जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स दिए। ये सारे डाउट हमारे आगे आगे चलते चलते क्लियर हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने का, ओके। लेकिन हम अभी समझ रहे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर कोई वो क्या था, हमने भी डायलॉग बोला था, उसूल, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो अलग वर्ड चला जाता है, बट अगर हम उसूलों की बात करें या गाइडलाइंस की बात करें, तो जितनी भी गाइडलाइंस दिए होंगे, मान लो 25 गाइडलाइन है, 50 गाइडलाइन है, 10 गाइडलाइन है, 5 गाइडलाइन है, कितनी भी गाइडलाइंस है, तो ये गाइडलाइंस आफ्टर ऑल किसी ट्रुथ पे बेस्ड होगी, ऐसे ही नहीं दे दी होगी ना किसी ने भी कि सोया हुआ है, हाँ गाइडलाइन
ये लो चलो जाओ, ऐसे तो नहीं दी होगी, किसी ट्रुथ पे बेस्ड होगी, किसी बिलीफ पे बेस्ड होगी, किसी चीज को देखकर डिराइव की गई होगी, तो एक प्रॉपर एक वैलिड बेसिस पे दी गई होंगी, ऐसे ही नहीं दी गई होंगी। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए क्या बोला है। सो प्रिंसिपल्स का जनरल मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस। ओके, देखिए, प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ, बताया मैंने कि किसी ट्रुथ पे बेस्ड होगा, प्रोवाइडिंग अ गाइड, गाइड देता है टू अ थॉट और एक्शन, विच मीन्स के मैनेजर को ना एक तरीके से, मैनेजर जो काम, जो एक्शन लेने वाला है, जो काम परफॉर्म करने वाला है, उसके लिए ये गाइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये गाइड है, एक मैनेजर के लिए एक गाइड है, जिसको देखकर मैनेजर कोई काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अभी हम इसका नेचर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंस। जब हम इतनी चीजें पढ़ लेंगे ना, प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बट आपको एक जनरल ब्रीफ मिला। प्रिंसिपल्स क्या होता है? गाइडलाइंस होते हैं जो एक मैनेजर की हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसको किसने दिया, कितने दिए, ये सब अभी हम पढ़े। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो एक ही वर्ड ना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इसका नेचर कैसा है? तो आइए इसका नेचर पढ़ते हैं कि इसका नेचर कैसा है। ओके, देखिए, ओरली देखा जाए तो मैंने इसमें सारी लिख रखी है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। समझ आ रहा है? अब देखो, मैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ना भी समझाऊं ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या होता है। बट नो डाउट इसमें भी हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सेकेंड, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। अभी तो जनरल गाइडलाइंस होती है, ये भी हमने पढ़ा। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मैंने बोला था कि कोई नींद में ऐसे नहीं देगा, किसी चीज, किसी ट्रुथ के बेसिस पे, किसी चीज को एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके तभी ये गाइडलाइंस बनाई जाती है। तो दिस इज व्हाट फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देन फ्लेक्सिबल, दीज आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन समथिंग जो एक जैसा रिजिड ना होता हो, चेंज हो जाता हो, पढ़ेंगे। मेनली बिहेवियरियल, ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बिहेवियर किसके? ह्यूमन बिहेवियर के। कैसे? अभी पढ़ेंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है ना, यू विल से राइट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब, अभी कॉज एंड इफेक्ट मैंने लास्ट क्लास में भी, मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर मैंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया था कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद आप पे क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में, ऑब्वियसली दिस इसकी लैंग्वेज में, तो हम इसी की लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। एंड देन लास्ट इज कंटेंजेंट। कंटेंजेंट मीन समथिंग विच इज अनसर्टेन, विच इज अनसर्टेन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अपने एक एक नेचर जो भी इसका दिया, उसको इन डिटेल में पढ़ते हुए चलते। चलिए, देखिए, सबसे पहला हमें दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या दिया है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस मीन्स जो बिजनेस लाइक बिजनेस टाइप के नहीं होते, लाइक आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, इस टाइप के। ठीक है, इन्हें बोल देते हैं नॉन बिजनेस। लास्ट क्लास के अंदर भी, मतलब लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था। स्मॉल एज वेल एज लार्ज पब्लिक सेक्टर, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एज वेल एज सर्विस सेक्टर। देखा जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पर लगेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट के बारे में कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं साइंस आर्ट प्रोफेशन में, कितनी चीजें हमने पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हर जगह लगेंगे। कोई छोटी कंपनी, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सर्विस है, एवरीवेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे। However,
अच्छा, एक चीज याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे, लेकिन एज इट इज अप्लाई नहीं होंगे। जरूरी नहीं है जैसे के जैसे दिए गए वैसे के वैसे ही अप्लाई करने, नो, चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एज इट इज आपको हाथ में दिया गया है वैसा का वैसा ही आपने करना है। जैसी रोटी आपको परोसी गई है वैसी आपको आगे सर्व करनी है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। However, the extent of their applicability would vary with the nature of the organization, business activity, scale, operation and the like. वही बोला मैंने कि जो इसका एप्लीकेबिलिटी होगा, मतलब जब आप इसको अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल्स को, तो एज इट इज अप्लाई नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सी बिजनेस में यूज हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, छोटे काम के लिए हो रहा है, बड़े काम के लिए हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही इनको हम अप्लाई करेंगे, एज इट इज अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है एज इट इज अप्लाई आप करें, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। For example, greater productivity work should be divided into smaller tasks and each employee should be trained to perform। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे आपको अगर अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहिए, वांट कि आपका काम जो है ना उसमें अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छे प्रोडक्ट बन के निकले, गुड प्रोडक्टिविटी निकले प्रोडक्ट की, तो आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, फिर काम वो लोग उसी उसी काम को परफॉर्म करेंगे। जी जी गोलगप्पे में हमने काम डिवाइड कर दिया, पानी बनाएगा, पूरियां बनाएगा। अब अगर वो उसी चीज को बनाएगा तो वो उस चीज के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, वो उसी का एग्जाम्पल दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट हमारा कि दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या है ये, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द जनरल गाइडलाइन। मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं, मैं बता चुकी हूँ इस चीज के बारे में कि प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर को एक तरीके से गाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू एक्शन but do not provide a ready-made straight-jacket solution to all managerial problems। देखो मैंने क्या बोला, एज इट इज यूज नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एक्टिविटी पे, और ये भी डिपेंड करता है कि आप और ये भी आपके ऊपर लाइक डिपेंड करता है कि आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस उसके अंदर आप ला सकते हो, मतलब ऐसा एज इट इज नहीं अप्लाई कर सकते। वही ये बोल रहा है कि भाई ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको एक तरीके से राह दिखा सकता है, चीज बता सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आ गई है ना तो ये उसका रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि ये प्रॉब्लम आई तो इसके ऊपर ये वाली इस चीज को चिपका दो और सॉल्यूशन निकल आएगा, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, बट ये आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप उसके सोल्यूशन तक पहुंचे। लाइक अगर आग लग गई है, एक कमरे के अंदर आग लग गई है, आप ये नहीं कर सकते कि आपको ऐसे कंबल पड़ा और डायरेक्टली कंबल डाल दिया। आपको कंबल डालने के साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह से भी, इक्विपमेंट्स वगैरह को भी यूज करना पड़ेगा। सीधा एक कंबल आप एक क्लास के अंदर डाल देंगे तो क्लास की आग नहीं बुझेगी। ठीक है, तो इसने यही चीज बताई है आपको कि ये सिर्फ आपको गाइडलाइंस गाइड करते हैं काम को करने के लिए, रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होते हैं कि जिस पहनकर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। दीज आर नॉट रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट्स, सोल्यूशन खुद ही निकालना है आपको, इनकी हेल्प ले सकते हो आप, हेल्प से निकाल सकते हो आप। ठीक है, देखो दिस इज बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। भाई हम जिन्होंने भी प्रिंसिपल्स हमको दिए उन्होंने तो एक टाइम पे बना के दिए हमको। अब उस टाइम में और आज के टाइम में कितना फर्क है, आज बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एनवायरमेंट चेंजिंग है, डायनामिक एनवायरमेंट है हमारा, चेंज होता रहता है। सेम ही चीज तो हर जगह नहीं चलती रहेगी। लास्ट चैप्टर में मैंने जैसे बोला था कि देसी सोप आता था जो पहले लोग यूज करते थे, आज भी देसी सोप कपड़ों के लिए यूज कर सकते हो, बॉडी के लिए तो यूज नहीं कर सकते ना, बिकॉज एनवायरमेंट इज डायनामिक, कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, हर चेंज के साथ साथ आपको नई नई चीजें लाते रहना पड़ेगा। तो सेम चीज पे अगर आप स्टिक करते रहोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल ही होने वाली है, नहीं चलेगी वो। इसलिए भी यही बोला क्योंकि बिजनेस कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है, इस वजह से सेम टू सेम आप नहीं अप्लाई कर सकते, उनकी हेल्प से आप एक सोल्यूशन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या बोला, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि ये कैसे होता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। ऐसा नहीं है कोई बैठा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे हाँ हाँ दे रहा हूँ लिख के, हाँ हाँ दे रहा हूँ लिख के, हाँ हाँ दे रहा हूँ लिख के, ऐसे नहीं होता है वो। क्या, ये प्रॉपर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट कर कर ही बनाए जाते हैं। अब जिन्होंने प्रिंसिपल्स हमको दिए है ना, इन्होंने प्रॉपर इसको
ऑब्जर्व किया है, इसको एक्सपेरिमेंट किया है, इसको प्रैक्टिस किया है कंटिन्यूअसली, उसके बाद ही हमको ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। देखिए, the management principles are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. उनकी लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से ही आप लोग ये प्रिंसिपल्स को डिराइव कर पाए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन दैट डिसिप्लिन एंड इंडियंस, ये शायद गलत वर्ड है, the principle find mention in management theory. ठीक है, on the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of workers in the factory, ये main example है आपका, ठीक है, an experiment may be conducted to see if the effect of improvement in, देखो कहने का मतलब क्या है ना, एक प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके ही आप लोग प्रिंसिपल्स को निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैक्ट्री के वर्कर्स लेजी है, तो आप ना एक्सपेरिमेंट्स करोगे उनके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट, कोई एक्सपेरिमेंट क्या, कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब आप उन पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी आपको पता चलेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और आपका जो गोल था वो अच्छे से अचीव हो गया, तो आपको पता चला ये एक्सपेरिमेंट ना वर्किंग है, इफेक्टिव है, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, तो ये गाइडलाइन बन गई, आपने लिख दिया आपने एक नोटबुक के अंदर कि भाई अगर प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार इसको यूज करके देखो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्या ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, बट आपको गाइडलाइन मिल गई कि आप ऐसे करके देख सकते हो। यही उसने बोला कि प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स कर ही प्रिंसिपल जो है वो डिराइव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप इज फ्लेक्सिबल। दीज आर फ्लेक्सिबल, दे आर ऑब्वियसली, अब रिजिड तो नहीं हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं हो सकते, विच मीन्स देखिए फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। ठीक है, these are flexible and can be modified by manager with the situation. So डिमांड ये पढ़ चुके हैं हम कि भाई सेम टू सेम अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मैनेजर अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकता है जैसे भी उसको सूटेबल करेगा। ठीक है, देन है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या है? बिहेवियर मतलब इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम टू इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जांपल, while planning the layout of factory, order lines would require the workflows are matched by the flow of material and movement of men। देखो ये कुछ नहीं है, मेनली क्या बोल रहा है ये कि जो प्रिंसिपल देखो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये डिपेंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे भी। देखो कैसे, अभी तुम एक प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हो, लेकिन यू केम टू नो कि आपके जो मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं इससे बहुत खुश होकर पढ़ा रही हूँ, विद इन 10 मिनट्स मेरा बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। आप लोग मुझसे पहले जिस तरीके से बात करेंगे, मेरे गुस्सा होने के बाद या मेरे बहुत डांटने के बाद आप लोग थोड़ा सा डर जाएंगे, थोड़ा सा सहम जाएंगे और आपका फिर मेरे से बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सपोज इफ आई एम वेरी कॉमेडी टाइप ऑफ पर्सन, मैं पढ़ाती हूँ साथ में कॉमेडी करती हूँ, आप लोगों से बहुत ओपन हूँ, बातें करती हूँ अच्छे से, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया और मेरा बिहेवियर 10 मिनट्स के अंदर अंदर चेंज हो गया और मैं एक एंग्री बर्ड बन चुकी हूँ। एंग्री बर्ड ओके, मैं एक एंग्री बर्ड बन चुकी हूँ। तो अब आप लोग मुझसे जिस तरह से पहले बात कर रहे थे और जिस तरह से अब बात करेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज यू नाउ यू नो कि मेरा बिहेवियर क्या है, चेंज हो चुका है। सिमिलरली जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहता है, इट चेंजेस विद द टाइम। आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, कैसा चेंज आ जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो उसने भी बोला कि जब आप प्रिंसिपल्स लगाते हो ना, तो ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ह्यूमन बिहेवियर को देखते अब आप एक प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे थे, आपने देखा यार इसका बिहेवियर तो बड़ा अलग सा हो रहा है, आप वो अप्लाई नहीं करोगे, अब आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। या एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने मम्मा से पूछा मम्मा क्या बना है आज, मम्मा ने बोला चपाती बनी है, आप गुस्से में लाल, मुझे चपाती खानी नहीं है, रोज चपाती 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 नहीं खानी। मम्मी चपाती लेकर आई, उन्हें दिख गया कि आपको चपाती नहीं खानी है, मम्मी चपाती वापस ले गई, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज डाला, थोड़ी वेजीज डाली, उसको बेक कर दिया और बेक करके ले पिज्जा बेटा, आपने वो खा ली। तो क्या किया,
प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई नहीं किया, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए उसको थोड़ा सा क्या किया मम्मा ने, मॉडिफाई किया। सेम आपके मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। देन है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मैंने बताया थप्पड़ पड़ेगा, उसका इफेक्ट आप पे क्या हुआ। दिस प्रिंसिपल इसमें पढ़ लेते हैं क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये नहीं लिखा थप्पड़ पड़ेगा तो इफेक्ट क्या होगा, पेपर में थोड़ी लिखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन cause and effect so that they can be used in similar situations in a large number of cases। देखो इसमें क्या बोलता है, बेसिकली इसका बोलने का मतलब क्या है कि जो सिमिलर लाइक जो कोई सोल्यूशन आपने प्रॉब्लम का निकाला है, अगर ये प्रॉब्लम दोबारा कभी अराइज करती है तो इसी प्रॉब्लम के अंदर आप दोबारा से वही सोल्यूशन लगा सको जो सोल्यूशन आपने अभी लगाया। जैसे कि मतलब कहने का मतलब क्या, सेम सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड अगेन इन द सेम सिचुएशन। एक क्रक्स में इसका निकालो क्या है, सेम सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन, ठीक है, इफ अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, कहने का मतलब उसका सिंपल सा इतना ही है। जैसे अभी मम्मा ने आपका नेचर देखा, रोटी पे पिज्जा बनाकर आपको दे दिया, अगर आपको फिर से कभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेम बिहेवियर हो जाता है तो मम्मा ने फिर यही सोल्यूशन निकाल के आपको दिया, आपने फिर हैप्पीली इसको खा लिया, तो क्या आया कि सेम सॉल्यूशन कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन अगेन। सिमिलर सिचुएशन दोबारा राइज हुई ना, तो आपने जो पहले सोल्यूशन निकाल के उसको लगाया था जिस सोल्यूशन का, आप उस सोल्यूशन को अभी भी तो लगा सकते हो। यही यहाँ पर बोला है कि अगर ये प्रॉब्लम दोबारा राइज करी तो सेम सॉल्यूशन को दोबारा लगा लीजिएगा। वेट अ प्लीज, गिव मी अ मिनट। यस, तो सिमिलर सिचुएशन में आप उस सॉल्यूशन को दोबारा से लगा सकते हो, यही बोला है। दोबारा पढ़ो देखो। और कहने का मतलब अगर आप देखो कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, कोई कॉज निकला, आपने उस पर ये सोल्यूशन लगाया और उसे सोल्यूशन लगाने के बाद इफेक्ट कैसा निकला, आप गुस्से में थे, आपको पराठे चपाती पे पिज्जा बनाकर खिलाया गया, खिलाने के बाद आपका कैसा रिएक्शन था, कैसा क्या इफेक्ट निकला, ये आपको पता चल गया। उसके बाद दोबारा जब वो सिमिलर सिचुएशन अराइज करेगी, सेम सॉल्यूशन मम्मा ने लगाया और आपका सेम इफेक्ट निकले ना निकले वो पता नहीं, बट इफेक्ट क्या निकला, यही इसका मतलब है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, यही इसका मतलब था। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। एट लास्ट दीज आर कंटेंजेंट। कंटेंजेंट मैं ऊपर बता चुकी हूँ, विच मीन्स अनसर्टेन, कि भाई देखो कब कब यूज करना पड़े, कैसे यूज करना पड़े, वी नेवर नो, दीज आर अनसर्टेन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटेंजेंट और डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिचुएशन उस टाइमिंग पे, एक मोमेंट पे डिपेंड करता है, जैसा सिचुएशन आपको दिख रहा होगा उसी के हिसाब से आप लगाएंगे। सो वी नेवर नो ना कल को क्या सिचुएशन अराइज होगी। कोविड आया, किसी को पता था कि कोविड आएगी, अनसर्टेन था ना कि कुछ एकदम से आया, तो अनसर्टेन सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, कंट्रीज ने कैसे रिएक्ट किया, दिस इज कंटिंजेंट। क्या आपको नहीं पता, कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, उसके कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या अनसर्टेनिटी आई है, क्या दिक्कतें आई हैं, उसको देखते हुए आपने जो चीजें अप्लाई करी है, दिस इज कंटिंजेंट। सो दीज सेवन आर द व्हाट, these seven are the nature of principles of मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसके बीच पे आपको। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया, हर जगह अप्लाई होते हैं। जनरल गाइडलाइंस गाइडलाइंस होती है, स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं होते। ये वर्ड याद रखना, स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन। फॉर्म पे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, देखो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से आता है, एकदम से कोई नहीं बताता, एकदम से नहीं पता चल जाता। फ्लेक्सिबल, चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ रिजिड होता है, रिजिड नहीं होता मतलब इसको चेंज करते रहना पड़ता है। सिचुएशन बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है आपका, मेनली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से सोल्यूशन को हम सिमिलर सिचुएशंस में लगा सकते हैं। उसके बाद कंटेंजेंट, अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता है मतलब कौन से सिचुएशन हमारे सामने अराइज करेगी, उसको देखते हुए हम प्रिंसिपल्स को लगाते हैं। ठीक है,
Whew. These 7 are the nature of principles of management. नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रेस्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। मैम 1 मिनट तो हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना भी तो है ना। बस ये लास्ट टॉपिक ही है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फाइनली प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस यू कैन से इम्पोर्टेंस। ओके, अच्छा अगर आप सोर्स पूछे, इसका सोर्स कहाँ से, मतलब मैं ये कहाँ से नोट्स एंड कहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प ले रही हूँ, तो दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, आपकी ओनली बुक। एनसीईआरटी बुक से ही मैं ये सारा रेफरेंस ले रही हूँ। ओके, तो उसका इतना इशू नहीं आएगा। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। चल नहीं रही क्या? चल रहा है। ओके, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है ये इतने। प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मींस, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी का क्या मतलब हुआ मैम? देखो पढ़ते हैं पहले। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट provide the managers with useful insight into the reality, into the real world situation, which means adherence to these principles will add to their knowledge, ability, and understanding of managerial situations and circumstances. It will also enable managers to learn from the past mistakes and conserve time by recurring problems quickly. As a management principle, increase the managerial efficiency. देखो इसका मतलब क्या है, देखो इंसाइट का मतलब होता है, मतलब एक विजन, कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स जो आपको रियलिटी में हेल्प करते हैं। देखो इसने क्या बोला, बेसिकली मैनेजर्स को कैसे हेल्प करता है, गाइडलाइन है तो कैसे हेल्प करेगा। देखो एक गाइडलाइन है ना, देखो मेरे सामने एक गाइडलाइन है, तो ये मैनेजर को ना अवेयर करेंगी कैसे, किस काम को किस प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है, मतलब किस पर्टिकुलर हम मतलब एक पर्टिकुलर काम को किस सिचुएशन में कैसे लगाना है, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो हमसे, हम लोग मिस्टेक्स रिपीट ना करें। कहने का मतलब ये है कि लाइक एक मैनेजर के पास देखो मेरे पास गाइडलाइंस है, अब मैंने देखा कि मुझे पता चला कि भैया किस काम को किस सिचुएशन में करना है, सो दैट ये जो मेरा काम है ना उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स होने का चांस नहीं होना चाहिए। अगर मैं पहले से अवेयर रहूंगी हर चीज के लिए, हर काम के लिए मुझे पता होगा पहले से कि कैसे करना है, इफ आई एम अवेयर अबाउट एवरीथिंग, चांस ही नहीं होता कि मैं मिस्टेक कर पाऊं। ठीक है ना, वही इसने यहाँ पर बोला। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखो, the principle of management provide the managers with useful insight into the real situation। ये तो वही आया। Adherence to these principles will add to knowledge, ability and understanding of managerial situation and circumstances। से क्या बोला कि भाई ये क्या करेगा, ये नॉलेज देगा, एबिलिटी देगा एंड अंडरस्टैंडिंग देगा मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस की। ठीक है, हमें पता होगा ये सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो इनके बारे में पहले से क्या होने चाहिए, अवेयर। क्या होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए हम इनके बारे में पहले से ही। इफ वी आर अवेयर, अभी देखना इसका वही आएगा कि मिस्टेक्स ना हो सके। इट ऑल्सो एनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक बाय टाइम शोइंग द रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। क्या कहने का मतलब है कि भाई जो पास्ट मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं वो मिस्टेक अब हम दोबारा ना करें, हम इतने अवेयर होने चाहिए उन पास्ट मिस्टेक से भी, सो दैट हम दोबारा उन मिस्टेक को परफॉर्म ना करें। अगर हम उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली होगा।
आई होप ये लाइन आपको, ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा क्विकली बताती हूँ। ये मैनेजर्स को क्या करता है, मैनेजर्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस करता है सारे सारे के सारे सिचुएशन को लेकर, कि ताकि मैनेजर्स जो है वो अवेयर रहे उसको लेकर, और आने वाले टाइम के अंदर सेम मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें, या कोई नई मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। देन सेकेंड इज optimum utilization of resources and effective administration। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ये तो हर एक का इंपॉर्टेंस होती है कि भैया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए सारे के सारे रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल टू द कंपनी आर लिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो कहीं पे भी नहीं है। They have to be put into optimum use. By optimum use, we mean to say the resources should be put in use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. Optimum का मतलब यही होता है कि maximum से maximum benefit मिले with minimum cost। तो इसकी importance में यही है, हमें जो principles होते हैं help करते हैं ताकि हम resources को optimum utilization करें, चाहे वो human resource हो, चाहे वो material resource हो। Okay? Next up is साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक, अब देखो साइंटिफिक जहां आ जाता है ना हम लोग तो साइंस, साइंस मतलब कुछ प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन ऐसी कुछ चीजें आएंगी, देखते क्या है। डिसीजंस, ये कुछ भी नहीं है, क्या है ये डिसीजंस, बाला मस्ट ओके। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड on facts, thoughtful and justifiable in terms of intended purposes। ठीक है, they must be timely, realistic and subject to the measurement and evaluation। Management principle help in thoughtful decision making। They emphasize logic rather than blind faith। Management decision taken on the basis of principle are free from bias and prejudice। They are based on ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। कहने का मतलब यही है कि एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा है, वेट। या इट्स क्लियर नाउ। यस, साइंटिफिक डिसीजन देखो, इट इज, देखो जहां साइंस है हमें पता चलता है कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किसी ऐसी चीजों के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इससे क्या बोला कि ये ऐसे ही नहीं है, ये साइंटिफिक डिसीजंस के इसके इम्पोर्टेंट कि साइंटिफिक डिसीजंस की तरह एक हेल्प करता है। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, प्रिंसिपल्स की। कैसे, क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना वो जस्टिफाइबल डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही कोई भी डिसीजन हम उठाकर नहीं ले सकते। इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट। अगर आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी अगर कोई डिसीजन दिया जाता है ना तो वो जस्टिफाइबल टर्म्स में होना चाहिए, किसी फैक्ट पे होना चाहिए, किसी एक रेलिवेंट थॉट पे होना चाहिए। ऐसे ही आपको डिसीजन नहीं दे दिया जाता, ठीक है। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक, यही बोला, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे कुछ भी उठाकर नहीं देना होता आपको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। अब देखो प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है कि एक अच्छा, एक थॉटफुल डिसीजन ले लें, ऐसे उठाकर कोई, मैंने बताया ये रेडीमेड सॉल्यूशन स्ट्रेट जैकेट्स नहीं होते, ये सिर्फ गाइडलाइंस होती है। तो ये जो गाइडलाइंस होती है ना, कि आपको हेल्प करती हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके, एक थॉटफुल डिसीजन ले सके। यही है किसका मतलब, साइंटिफिक डिसीजन का। देन है आपका मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। यार ऑब्वियसली एनवायरमेंट चेंज करता है टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज करेगा प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगी, तो आप उनको चेंज कर सकते हो। देखो ऑल द प्रिंसिपल्स आर in nature of general guideline, but they can be modified as such with help of managers to meet changing requirements of the environment। उसने ये बोला कि ये आप मॉडिफाई कर सकते हो ताकि मैनेजर्स की हेल्प हो सके चेंजिंग एनवायरमेंट के तहत। फिर है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो क्या मतलब है कि भाई आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करोगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टॉप रहनी चाहिए। कोई भी काम फॉर्म कर रहे हो, गाइडलाइंस वगैरह, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ना ये इक्वल इंपॉर्टेंस देती है।
The increased awareness of the public forces business, especially limited companies, to fulfill their social responsibility. आपको पता है CSR, corporate social responsibility भी होती है, ये इसमें नहीं आएगा, ये लॉ में आता है। जब आप कल को कंपनी लॉ पढ़ोगे अगर, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो कंपनीज को करनी पड़ती है। लिमिटेड कंपनीज, मतलब लिस्टेड कंपनीज, ऐसे बहुत कंपनीज होती हैं, उनको CSR करना पड़ता है। तो उसने बेसिकली इस पे देखो यही बोला है कि जो लिमिटेड कंपनीज होती है ना, लिमिटेड समझ रहे हो, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ऐसी कंपनी, स्पेशली इनको तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स। वही मतलब है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो फुलफिल करना ही करना है। प्रिंसिपल्स हो, मैनेजमेंट की थ्योरीज हो, कुछ भी हो, ये बोलता ही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, करना है, करना है। ठीक है, जैसे पढ़ना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे कंपनीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिकली इसमें क्या है कि आप लोग जो आपके यहाँ मैनेजर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करो, उनके अंदर से एक जागरूकता निकालो कि वो रिसर्च करें, रिसर्च वर्क को करें, ताकि एक नया रिसर्च करेंगे तो कुछ नई चीज ही मिलेगी। यू नो, व्हेन यू रिसर्च समथिंग, जब किसी चीज की रिसर्च करते हो तो आपको कोई नई चीज ही मिलकर सामने आती है। लाइक इफ यू आर सर्चिंग अबाउट ए गुड टीचर फॉर बिजनेस स्टडीज, गुड टीचर, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल रहे हैं यूट्यूब पे, एकदम से मेरा रेफरेंस भी आ जाता है, तो आपको क्या मिला, इतने सब टीचर से आपको एक नए टीचर का रेफरेंस मिला। सिमिलरली जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने से आपको एक एक नई चीज आपके सामने आती है। तो यही पे कि मैनेजर्स को मोटिवेट भी करता है एक तरीके से कि वी आर मोटिवेटिंग यू, रिसर्च करो, कोई नई चीज, नई लाइफ, नई थिंग को लेकर आओ। Principles of management are core management theory. These principles provide basic groundwork for development of management discipline. Professional courses such as MBA, PBA also teach this principle as part of their curriculum at the beginners level. ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हेल्प करते हैं आपको। ट्रेनिंग अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, ट्रेनिंग एक प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस करते करते ट्रेनिंग भी होती है। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च से क्या मीनिंग है कि ये मोटिवेट करते हैं, प्रिंसिपल्स आपको मोटिवेट करते हैं मैनेजर्स को कि आप रिसर्च करो, जाकर नई चीजों को ढूंढो, जाकर नई नई चीजें डेवलप करो आप लोग, तो ये उसमें मोटिवेशन करता है। सो है ये आपका एग्जाम्पल है MBA BBA, ये आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा इतना। ये जैसे एक आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स है, तो आई थॉट कि इसको लिख लेना चाहिए, ये अच्छा एग्जाम्पल। जब आप एक क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल्स को ऐड करते हो ना, तो आपका एक आंसर जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, ऑन द टॉप पहुंच जाता है एकदम से, आपको लगता है कि यार वाओ, लाइक टीचर देखता है कि यार बच्चे ने आंसर तो लिखा, साथ एग्जाम्पल भी दिया है, टीचर खुश होकर नंबर देता है, कोई मार्क्स कट नहीं करता। वो एग्जाम्पल लिखने में मार्क्स कट कभी भी नहीं होंगे, उल्टा आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नेचर भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने सिग्निफिकेंस विच मीन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे पास दिए हुए हैं, अब हम सारे प्रिंसिपल्स को ही पढ़ने वाले। बेसिक ओवरव्यू प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ ली है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो सी यू सून, बाय, एंड प्लीज फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। थैंक यू, बाय।